और आपको बता दें कि गोंदिया में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जहां पर एक मालगाड़ी के साथ एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हो गई है और इस टक्कर में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र के गोंदिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। 3 डब्बे पटरी से नीचे भी उतर गए हैं। 50 से ज्यादा यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे रायपुर से नागपुर। ये ट्रेन दरअसल जा रही थी, तभी मालगाड़ी से इसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें कई यात्री घायल हो जाते हैं। ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से भी नीचे उतर गए और कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे का वो वक्त था जब ये ट्रेनें आपस में टकराई थी। रायपुर से नागपुर ये ट्रेन जा रही थी और तभी इसकी टक्कर एक मालगाड़ी से हो जाती है। महाराष्ट्र के गोंदिया में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तमाम जो घायल थे उनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कर दिया गया है। 50 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। रायपुर से नागपुर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन सुबह 4 बजे का वो वक्त था जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र के गोंदिया से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ा रेल हादसा हो गया है। आपस में 2 ट्रेनें यहां पर टकरा गई हैं, जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि रायपुर से नागपुर जा रही थी और साथ साथ एक मालगाड़ी थी, और उसी मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। 3 डब्बे ट्रेन के ऐसे थे जो पटरी से नीचे उतर गए थे और इसके बाद 50 यात्री अब घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। सुबह 4 बजे का वो वक्त था जब ये हादसा वहां पर हुआ। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन जाता है। इसकी सूचना तुरंत रेल विभाग को दी जाती है और जैसे ही रेलवे की टीमें वहां पर पहुंचती हैं, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। जो लोग अंदर फंसे होते हैं उनको बाहर निकालने की मशक्कत शुरू हो जाती है और 50 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। क्योंकि जब ये टक्कर हुई तो उस वक्त 3 डब्बे ऐसे थे ट्रेन के जो पटरी से नीचे उतर गए थे और उसमें जो यात्री मौजूद थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती फिलहाल करवा दिया गया है। ये सुबह का वक्त था, सुबह तड़के 4 बजे की घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त गोंदिया महाराष्ट्र का ये इलाका है और बड़ा ट्रेन हादसा यहाँ पर हो गया है। तुरंत एम्बुलेंस की मदद से वहां पर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत वहां पर की गई और लोग बकायदा जो आसपास में रहने वाले लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए थे। जानकारी मिलते ही तुरंत इसकी सूचना रेल विभाग को भी दी गई और जैसे ही रेलवे की टीम वहां पर पहुंचती है, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। एम्बुलेंस को बकायदा वहां पर बुलाया जाता है ताकि लोगों का रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि 3 डब्बे इस ट्रेन के नीचे पटरी से उतर गए और उसमें कई यात्री उस वक्त शामिल भी थे, उस वक्त मौजूद थे, जो सफर कर रहे थे रायपुर से नागपुर का। चीन की घेरेबंदी के लिए नेटो देशों की नौसेनाएं इंडो पैसिफिक रीजन में गश्त बढ़ा सकती हैं। यानी चीन को केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे नेटो का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि खबर है कि ताइवान के आसपास जंग की जमीन तैयार कर रहे चीन ने नेटो की टेंशन बढ़ा दी और वो वहां चीन को रोकना चाहता है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि जो अमेरिका चाहता है नेटो में शामिल बाकी देश वही करते हैं। ताइवान के मुद्दे पर तो चीन वैसे ही अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। उसने ताइवान को बचाने के लिए समंदर में ताकत झोंक दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब चीन की ताकतवर नौसेना को डराने के लिए अमेरिका ने नेटो को भी बुला लिया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की नौसेना की हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे। ताइवान के मुद्दे पर जापान की सेना पहले से ही चीन को मजा चिखाने के लिए तैयार बैठी है। और खबर है कि अब अमेरिका और जापान के अलावा नेटो देशों की नौसेना भी ब्लू बैटलफील्ड में उतरने वाली है, जिनका साथ देंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, जो नेटो के सदस्य तो नहीं है लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है और चीन की चालबाजियों से परेशान है, जिसकी वजह से अब ड्रैगन को समंदर में पस्त करने के लिए ये देश नेटो देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जो चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि अभी वो यही नहीं सोच पाया है कि वो ताइवान, जापान और अमेरिका की तिकड़ी से कैसे निपटेगा। और अब तो नेटो और इंडो पैसिफिक रीजन के कई और देश उसे मात देने के लिए आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार वो पूरी तैयारी से आएंगे, क्योंकि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ है। वैसे यूक्रेन ने रूस से नेटो के दम पर दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन जब जंग का वक्त आया तो उसकी सेना अकेली पड़ गई, क्योंकि अमेरिका ने 2 टूक बोल दिया कि नेटो यूक्रेन की बाहर से मदद तो करेगा लेकिन वहां अपनी आर्मी नहीं भेजेगा। इस बात पर नेटो की खूब थूथू भी हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बार नेटो यूक्रेन वाली गलती नहीं दोहराना चाहता और इसीलिए इस बार चीन के खिलाफ वो ताइवान के साथ खड़ा नजर आना चाहता है, जिसके लिए उसकी नेवी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की ओर बढ़ रही है। वैसे 2021 में भी नेटो देशों ने एशिया के समंदर में अपने 21 जंगी जहाज भेजे थे, जिन्होंने ज्वाइंट ड्रिल करके चीन को चुनौती दी थी और इस बार तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अमेरिका के लाख समझाने के बावजूद चीन समंदर में उत्पात मचा रहा है, जिसे सबक सिखाने के लिए नेटो देशों की नेवी आने की खबर है। शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा।
चुनाव चिन्ह मामले पर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे पर धमकी देने का आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महाराष्ट्र के हिंगोली में एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक संतोष बांगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन पर एक कैंटीन के मैनेजर से बदसलूकी करने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि यह पूरा विवाद खाने की क्वालिटी पर शुरू हुआ था। और वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। वहां पर आसमान से बरसे पानी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, कर दिया कि वो कहीं आने जाने के भी नहीं रहे। हरदा जिले से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक गर्भवती महिला को रास्ता पार करवाने के लिए ट्यूब की मदद लेनी पड़ी। यह हालात उसके सामने आसमान से बारिश की शक्ल में बरसती आफत की वजह से खड़े हुए, क्योंकि इलाके में मौजूद सड़कें पानी में डूब गईं और नदी के ऊपर बना पुल भी पानी में समा गया। ऐसे में उस गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ा, जिस पर उसे बेहद सावधानी से बैठाया गया। जिसके बाद उसके परिवार का एक शख्स उसे धीरे धीरे नदी के दूसरे छोर पर खड़ी एम्बुलेंस तक ले गया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया और बताया गया कि इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद उस महिला ने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसी गर्भवती महिला की नहीं है। इस तरह के हालात से शाहजहांपुर में भी एक गर्भवती महिला को जूझना पड़ा, जिसे सड़क पर पानी भरने के बाद कुछ गांव वालों ने चारपाई पर बैठाया और फिर उसे एम्बुलेंस तक ले गए। लेकिन ये उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि सड़क पर पानी कम नहीं भरा था, कमर तक पानी भरा था, जिसमें खुद को संभालते हुए उन लोगों को चारपाई पकड़कर आगे बढ़ना था, वो भी इतनी सावधानी से कि खाट पर बैठी गर्भवती महिला को सही सलामत अस्पताल पहुंचाया जा सके। गाँव के इस समस्या इस पर ध्यान दे, ताकि अगली बार किसी को दिक्कत हो तो समस्या खड़ी ना हो। गांव वालों ने महिला समेत चारपाई को कंधों पर उठाया और इस तरह उस गर्भवती महिला को रास्ता पार करवाया और बाद में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसी तरह के मुश्किल हालात से गुना जिले में भी मौजूद 18 गांव वालों को जूझना पड़ा है, जो अचानक नदी में पानी बढ़ने की वजह से गांव में फंसे रह गए। उनके बारे में पता लगते ही जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को उन लोगों की जान बचाने के लिए भेजा। भारी बारिश के बाद पानी से घिरे गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ के कर्मचारी उन तक नाव लेकर पहुंचे। गांव वालों की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद दिखा, ताकि किसी तरह की भगदड़ वहां न मचे और लोग बाढ़ के पानी को पार कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर। यही वजह रही कि पूरी सावधानी बरतते हुए गांव वालों को नाव पर बैठाया गया और उन्हें बाढ़ के हालात से बाहर निकाला गया। और इसी तरह मंदसौर में भी लगातार हो रही बारिश से शिवना नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से वहां पर हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी में घिरा नजर आया। वहां पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि वो मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा, क्योंकि इस पानी में जरा सी लापरवाही का मतलब है जिंदगी से हाथ धो बैठना। इसलिए वहां प्रशासन अलर्ट पर आ गया तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया है जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। बारिश से हालात मंदसौर के सिर्फ इसी इलाके में नहीं बिगड़े, कुछ दूसरे इलाकों में भी बारिश के बाद पानी का कब्जा दिखा, जिसने लोगों और प्रशासन के हाथ पांव फुलाकर रख दिए। राज्य के आगर मालवा जिले में भी लोगों के लिए आसमान से पानी आफत बनकर बरसा, क्योंकि पानी की वजह से लोग एक ही जगह पर कैद रहने को मजबूर हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पुल इलाके में बना था वो पानी में कहीं गुम दिखा। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। प्रदेश में भारी से अति भारी और कहीं कहीं एक्सट्रीमली रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया मिल रहा है। कई घंटों से पुल पर पानी बहने की वजह से लोग वहीं फंसे रहे। वो इस इंतजार में दिखे कि पानी कम हो तो वो अपने काम के लिए जाएं। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा लिया। पहले पेलोसी और फिर 5 अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा से चीन का पारा चढ़ा हुआ है। और खबर है कि आग उगल रहे ड्रैगन की बैलिस्टिक मिसाइलें ताइवान के ऊपर से गुजर रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन की तीसरी दौर की ड्रिल इतनी खतरनाक है कि ताइवान को नींद ही नहीं आ रही। लेकिन अमेरिका ने कसम खा ली है कि वो ताइवान का बाल भी बांका नहीं होने देगा, जिसके लिए उसने ताइवान के साथ किया गया पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा लिया है। जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ताइवान को हवाई हमले से बचने के लिए आगे भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना जारी रखेगा। दोनों देशों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 2026 तक बढ़ा लिया है।
चीन ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब पहली बार ताइवान और अमेरिका के बीच पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी तो चीन खूब चिल्लाया था, क्योंकि ये कोई मामूली मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि अमेरिका के कुछ सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक है, जो ताइवान को चीन के हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार है। वैसे पेलोसी की यात्रा के बाद जब चीन ने ताइवान के आसपास ड्रिल की थी, उसी समय ताइवान ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सीमा पर तैनात कर दिया था, क्योंकि अमेरिका का पेट्रियट लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। चाहे लड़ाकू विमान हो या मिसाइल, ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके कई पड़ोसी देश दुश्मन के आसमानी हमलों से बचने के लिए पेट्रियट का इस्तेमाल करते हैं। ताइवान ने भी वही किया है, क्योंकि उसे पता है कि चीन का आसमान से आने का चांस बहुत ज्यादा है। ड्रिल के दौरान उसने जिस तरह से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, उससे तो ताइवान को यकीन ही हो गया कि उस पर आफत आसमान से बरसेगी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने अमेरिका के साथ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि चीन के तेवर हर गुजरते दिन के साथ आक्रामक होते जा रहे हैं और समंदर और आसमान के रास्ते से ताइवान के सर पर सवार होने को तैयार है, क्योंकि खबर है कि ताइवान को घेरने के लिए चीन उन इलाकों में भी अपने विमान भेज रहा है जहां जाना उनके लिए पहले मुमकिन नहीं था। यानी चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है, या यूं कहें कि चीन ताइवान युद्ध से महज एक कदम की दूरी पर है, जिसके लिए चीन ने ब्लू बैटलफील्ड में माहौल बनाना शुरू कर दिया है और उसकी वायुसेना ने ईस्ट चाइना सी में एक एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन स्थापित किया है, जबकि साउथ चाइना सी पर रेगुलर पेट्रोलिंग की जा रही है। यानी छोटे से द्वीप ताइवान को समंदर में मछली की तरह फंसाने की प्लानिंग है। लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन जितना सोच रहा है, ताइवान उतना कमजोर है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके कई खतरनाक हथियार ताइवान को दिए हैं, जिनमें एक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, क्योंकि पेट्रियट मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है और वो 24 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक टारगेट को मजा चखा सकती है। अमेरिका ने अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल 2003 में हुई इराक की लड़ाई के दौरान किया था। इसके अलावा इसे कुवैत में भी तैनात किया गया था। ताइवान के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया जैसे देश तो इस समय भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर चीन ताइवान की जंग हुई तो अमेरिका का यह हथियार ताइवान के तरकश का बड़ा तीर साबित हो सकता है, क्योंकि ये हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को धूल चटा सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाती है इसकी स्पीड, क्योंकि पेट्रियट के अपग्रेडेड वर्जन, जिसे PAC-3 कहा जा रहा है, उसकी मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से टारगेट तक पहुंचती हैं और उसके मिसाइल लॉन्चर से एक बार में 16 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद अमेरिका ताइवान को PAC-3 भी देने वाला है। इसमें TVM यानी ट्रैक वाया मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से मिसाइल लड़ाकू विमान जैसे टारगेट का पीछा करती है और फिर उसे मारती है। बड़ी बात यह कि मिसाइल 90 किलो का बम लेकर उड़ती है और 9 सेकंड से 3 मिनट के अंदर टारगेट को उड़ा देती है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगे रेडार की रेंज 100 किलोमीटर होती है और ये एक बार में 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यानी अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम ताइवान के दुश्मन चीन का काल बन सकता है। शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। चुनाव चिन्ह मामले पर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे पर धमकी देने का आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महाराष्ट्र के हिंगोली में एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक संतोष बांगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन पर एक कैंटीन के मैनेजर से बदसलूकी करने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि यह पूरा विवाद खाने की क्वालिटी पर शुरू हुआ था। और बीजेपी ने नया कैंपेन जारी किया है देश की बदली सोच के नाम से। इस कैंपेन को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। इस कैंपेन में लाल किले से दिए गए कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों के भाषण की तुलना पीएम मोदी के भाषण से की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का भी इसमें जिक्र किया गया है। इन भाषणों के जरिए देश में आजादी के बाद से अब तक हुए बदलाव को भी दिखाया गया है। खबर है कि समंदर में चीन को मजा चखाने के लिए अमेरिका पानी में हमला करने वाला अपना सबसे बड़ा ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यह ड्रोन समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और पानी के अंदर ही चीन का खेल खत्म हो सकता है। अमेरिका के जिस ड्रोन की बात हो रही है उस अंडर वाटर ड्रोन का नाम है स्नेक हेड, जो उसका पानी में हमला करने वाला सबसे बड़ा ड्रोन है। यह अमेरिका का वो हथियार है जिसके बारे में सुनते ही चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि अब तक चीन ऐसा ड्रोन नहीं बना पाया है। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह है तकनीक के मामले में चीन का फिसड्डी होना।
क्योंकि उसने अपने हथियारों की संख्या तो बढ़ा ली है, लेकिन तकनीक के मामले में अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाया है। जानकार बताते हैं कि चीन ने भी अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए खूब दिमाग लगाया, लेकिन अमेरिका के अंडर वाटर ड्रोन स्नेक हेड जैसा ड्रोन नहीं बन पाया। स्नेक हेड को समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये समंदर के अंदर अपने हाईटेक सिस्टम से दुश्मन की जानकारी ले लेता है। यही नहीं, ये पानी में 78 घंटे से ज्यादा चल सकता है और दुश्मन की सटीक बातें पता करता है। जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मामलों में ये बेस्ट है और समंदर के अंदर चीन की हर चाल की जासूसी कर सकता है। मतलब अगर समंदर के अंदर अमेरिकी स्नेक हेड आ गया तो चीन की शामत आ जाएगी, क्योंकि उसके पास इसका तोड़ ही नहीं है। उसने 2019 में ऐसा एक ड्रोन बनाया तो था, लेकिन उसके साथ वही हुआ जिसका डर था। क्योंकि घटिया तकनीक ने चीन के अंडर वाटर ड्रोन HSU-001 की खूब जग हंसाई करवाई। चीन ने 2019 में जब ये ड्रोन बनाया था तो दावा किया था कि ये अमेरिका के पानी में हमला करने वाले ड्रोन को धूल चटा देगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसकी बैटरी ही घटिया है। यानी जिस चीज से HSU-001 पानी में चलता है वही बेकार थी, जबकि अमेरिका के स्नेक हेड ड्रोन में लिथियम आयन फॉल्ट टॉलरेंस बैटरी लगी है, जो उसे पानी के अंदर घंटों तेज रफ्तार में दौड़ने में मदद करती है। खबर है कि अमेरिका ऐसे ड्रोन का एक पूरा ग्रुप बना रहा है जिसमें 300 ड्रोन होंगे। यानी इस बार अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और उसे उस मैदान पर हराने की तैयारी की है जिस पर लाख प्रैक्टिस के बावजूद चीन को खेलना नहीं आता। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का एक नया दौर शुरू होता दिखने लगा। चीन की 5 बड़ी कंपनियों ने अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से खुद को डीलिस्ट होने का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि अमेरिका के शेयर बाजार में अब चीन की ये कंपनियां कारोबार नहीं करेंगी, क्योंकि इन कंपनियों के खातों की अमेरिका में जांच की जा रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से चीन की इन बड़ी कंपनियों पर अमेरिका में घमासान छिड़ा हुआ था। अमेरिका दावा कर रहा था कि अमेरिका के शेयर बाजार में कारोबार कर रही कंपनियों को अपने खाते दिखाने ही होंगे। हालांकि चीन की कंपनियों के कारोबार करने के तौर तरीकों पर विवाद पूरी दुनिया में है, लेकिन अमेरिका में इस विवाद के बड़ा होने के कई कारण हैं। इस बार अमेरिका को शक है कि चीन की कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हैं। वहाँ की कुछ संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए जांच की मांग की है। ऊपर से ताइवान के कारण चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ है। एक तरफ चीन की इन कंपनियों पर जांच की तलवार लटक रही थी, दूसरी तरफ चीन की सरकार बातचीत से विवाद सुलझाने में लगी थी। झगड़ा नहीं सुलझा तो चीन ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। 5 बड़ी कंपनियां अमेरिका के शेयर बाजार से बाहर हो जाएंगी, जिसका सीधा मतलब यह कि अब इन कंपनियों को अमेरिका की सरकारी एजेंसियों से अपने खातों की जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माना जा रहा है कि यह विवाद का अंत नहीं है, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। एक साथ 5 बड़ी विदेशी कंपनियों का अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर निकलना एक बड़ी घटना है। इससे अमेरिकी शेयर बाजार से कई निवेशक एक साथ बाहर होंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा झटका होगा, लेकिन चीन के इस दांव के बाद अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। माना जा रहा है कि चीनी कंपनियों के खातों की जांच के लिए अब अमेरिकी एजेंसियां कोई और वजह तलाश करने में जुटी हुई हैं। एक तरफ चीन को घेरने के लिए उसकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, दूसरी तरफ चीन में कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियों को भी बुलाया जा सकता है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रंप के कार्यकाल में लंबी ट्रेड वॉर चली थी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद ट्रेड वॉर खत्म होने के आसार बने थे। हालांकि ताजा घटनाक्रम साफ कर रहा है कि एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक मोर्चे पर जंग छिड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों की तैयारी तेज कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के भुज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनने के बाद गेस्ट टीचरों को नौकरी पर पक्का करने का भरोसा दिया। साथ ही केजरीवाल ने उनकी सरकार बनने पर राज्य के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया। हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह हिमाचल प्रदेश के शिमला का दौरा करेंगे। बताया गया कि वहां वो जनता से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। और उधर गुजरात की अरावली में मेशुओ नदी में फंसे कुछ लोगों को बचाने का काम तेज कर दिया गया है। वहां पर भारी बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई और बताया गया कि इसमें 14 लोग फंसे हुए थे, जिनकी जान पर बनाई, क्योंकि मेशुओ नदी में पानी लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में नदी के बीचों बीच फंसे लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा था, बल्कि कम होने के बजाय वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इन हालात में लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और नदी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। से रवाना होकर यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। एसडीआरएफ के कर्मचारियों ने एक बार में सब लोगों को बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें ग्रुप में बांट दिया ताकि उन्हें नदी के किनारे तक ले जाने में नाव का संतुलन ना बिगड़े और धीरे धीरे लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।
नदी में फंसे लोगों में बुजुर्ग भी शामिल दिखे, जिन्हें नदी किनारे तक बेहद सावधानी से लाया गया। दावा किया गया कि चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का जवाब देने के लिए अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया, जिसके निशाने पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन के होने का दावा किया गया। असल में चीन का टाइप 039C युआन एक स्टेल्थ पनडुब्बी है, जिस पर उसकी नौसेना को बहुत भरोसा है। और इसी वजह से सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को चीन ने चुपके से दक्षिण चीन सागर में ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन जबरदस्त गुस्से में है, जिसके बाद उसने पहले ताइवान की एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमानों के जरिए संदेश देने की कोशिश की थी, और अब उसने समंदर के रास्ते अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की चेतावनी दी, जिसके लिए उसने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की सबसे भरोसेमंद पनडुब्बी को रवाना कर दिया, जिसे बनाने में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से यह पनडुब्बी दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इसके अलावा इसमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से इसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए समंदर की सतह पर आना होगा। वहीं ये खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस है, जो समंदर में बड़े से बड़े जहाजों को भी निशाना बना सकती है। चीन की नेवी के मुताबिक इसे पिछले महीने यानी जुलाई में ही अपग्रेड किया गया है, और इस पर चीन को इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि 2015 में यह अमेरिका के रोनाल्ड रेगन को एक बार पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों की तैयारी तेज कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के भुज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनने के बाद गेस्ट टीचरों को नौकरी पर पक्का करने का भरोसा दिया। साथ ही केजरीवाल ने उनकी सरकार बनने पर राज्य के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया। हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह हिमाचल प्रदेश के शिमला का दौरा करेंगे। बताया गया कि वहां वो जनता से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब के गुरदासपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सामने आए वीडियो में एक बुजुर्ग फायरिंग करते दिखाई दिए, लेकिन तभी बुजुर्ग की गोलीबारी के बीच एक आदमी ने उन पर पत्थर से हमला कर उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद फायरिंग बंद हुई। आरोप है कि बुजुर्ग ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को जान से मारने के लिए गोलियां चलाई। मेरे ते इन्होंने पूरी गोलियां चलाइयां, जानों मारने की कोशिश की थी मेरे डैडी थे। बताया गया कि गुरदासपुर के बेरी गांव में पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे के लिए दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग की। गोली मार गोलीबारी के बाद जहां गांव में दहशत फैल गई, वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। और उधर गुजरात के कई इलाकों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और इस कदर बढ़ा दी हैं कि उनका जीना दुश्वार हो गया है। जहां बारिश होने से जगह जगह पानी भर गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें सूरत से भी सामने आई, जहां सड़कों पर जबरदस्त पानी देखने को मिला। इतना कि लोग घुटनों तक भरे पानी से निकलने को मजबूर दिखे। बच्चों की तो कमर तक पानी दिखाई दिया। इन हालात में सड़कें कहीं गुम सी दिखाई दी, और ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि कहां गड्ढा है और कहां ब्रेकर। यानी कि जरा सा संतुलन बिगड़ने का मतलब है गहरी चोट को बुलावा देना। बारिश सब जगह पे ये सबको नुकसान करके जाती है। केवल सड़कें ही नहीं, इस पानी में कई इमारतें भी गुम दिखाई दी। सड़क किनारे बसे लोगों के पास तो इन हालात में कुछ भी नहीं बचा। रूस और तुर्की की बढ़ती करीबी ने अमेरिका और यूरोप की रातों की नींद हराम कर दी है। वैसे तो रूस और यूक्रेन की जंग पर तुर्की के स्टैंड ने पहले दिन से ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन बीते एक महीने में जिस तरह तुर्की को पुतिन पसंद आने लगे हैं, उस बात ने अमेरिका से लेकर नेटो और यूरोपियन यूनियन को बुखार चढ़ा दिया। क्योंकि तुर्की वो देश है जो जंग में दोनों तरफ से खेलकर मलाई खाने में लगा है। न तो तुर्की ने कभी यूक्रेन पर हमले का समर्थन किया और न ही उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए। एक तरफ उसने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अपने बेहद घातक बायरक्तार ड्रोन भी दिए, और दूसरी तरफ रूस से गैस खरीदनी भी बंद नहीं की। मतलब जिस युद्ध ने लगभग पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी, उस लड़ाई में तुर्की को आंच तक नहीं आई, और उस पर अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिब एर्दोगान पुतिन के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करके अमेरिका और यूरोप को जलाने भुनाने में लगे हैं। एक महीने से भी कम वक्त में दोनों नेता 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये बढ़ती नजदीकी पश्चिमी देशों को पच नहीं रही, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यहां तक कि दोनों देश सदियों से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं।
और दुनिया में चल रही बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तुर्की और रूस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, चाहे बात यूक्रेन की हो, सीरिया की हो या फिर लीबिया की। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, अब दोनों देश एक ही तरफ दिख रहे हैं। 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पुतिन और एर्दोआन 17 दिन में 2 बार मिल चुके हैं। पहली मुलाकात हुई थी जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में, और फिर दूसरी मुलाकात हुई रूस के शहर सोची में 5 और 6 अगस्त को। बंद कमरे में 4 घंटे तक चली उस टॉप सीक्रेट मीटिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, और फिर ऐलान हुआ कि रूस और तुर्की आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। मतलब अमेरिका और बाकी नेटो देश रूस पर रिकॉर्ड तोड़ सख्त प्रतिबंध लगाकर उसे सड़क पर लाने की कोशिश में लगे हैं, और उसी नेटो का सदस्य तुर्की रूस से आर्थिक डील करके अपने साथियों को ही डबल क्रॉस करने में लगा है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की नजरें तुर्की की अगली चाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बदले हालात ने तुर्की और रूस दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। वजह यह है कि दोनों का सपना भी एक है और जरूरत भी। सपना है दुनिया में अपना खोया रुतबा, अपना गौरव वापस पाने का, महाशक्ति बनने का, और रूस और तुर्की की जरूरत भी एक ही है। तुर्की की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे एर्दोआन को अगले साल होने वाले चुनाव में अपनी कुर्सी बचानी है। इसलिए वो चुनाव से पहले अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रूस से हाथ मिला रहे हैं। वहीं पुतिन तो वैसे ही पश्चिम के प्रतिबंधों के मारे हैं, इसलिए वो उन प्रतिबंधों की काट निकालने में जुटे हैं। रूस की कंपनियां तो तुर्की के जरिए यूरोप के साथ अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सके। इसलिए इस वक्त तुर्की रूस के लिए बेहद अहम है। दोनों के बीच एक और बात कॉमन है, तुर्की और रूस अपने पड़ोस में आग भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। ये पूरी दुनिया सीरिया के गृह युद्ध में देखी चुकी है। दोनों ने सीरिया की लड़ाई में कूदकर अरब देशों की दुनिया में अपनी मौजूदगी बना ली। सीरिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस वहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़ा है, तुर्की सीरिया के विपक्ष के साथ है। मगर दोनों देशों ने मौके का ऐसा फायदा उठाया कि अब वो खुद ही सीरिया की जंग के अंत का हल ढूंढने के लिए शांति वार्ता कर रहे हैं। वो भी ऐसी शांति वार्ता जिसमें उन्होंने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को जगह तक नहीं दी, और अब रूस और तुर्की यूक्रेन की जंग में भी ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। तुर्की तो कई बार दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश भी कर चुका है। बल्कि अभी पिछले महीने ही तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच अनाज एक्सपोर्ट डील करवाई भी है। इसी बात ने पश्चिमी देशों की सांसें अटकाई हुई हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं सीरिया की तरह यूक्रेन में भी रूस और तुर्की अपने हिसाब से जंग का नतीजा न तय कर दें। यूरोप पहले ही जंग की मार झेल रहा है। उसके हाथ इसलिए भी बंधे हैं क्योंकि तुर्की यूरोपियन यूनियन का एक अहम साथी तो है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर उसका सदस्य नहीं है। फिर नेटो भी तुर्की को आंख दिखाने का रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के लिए नेटो के दरवाजे का ताला खोलने की चाबी तुर्की के ही पास है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की नई सरकार के 7वें दिन 31 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, जबकि तेज प्रताप यादव की जगह इस बार तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा। तेज प्रताप को इस बार पर्यावरण और वन मंत्रालय मिला। बिहार में शपथ लेने के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी अपने सभी विभागों की बैठक बुलाई। बिहार के गया में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के लगाए कई आईईडी बमों को डिफ्यूज कर दिया।